हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलिए तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार से अगर देखा जाए तो आपके सिलेबस, आपके एग्जाम में, यूपीट्रिपल पेट के एग्जाम में एटलीस्ट आपको 1 क्वेश्चन सारे शिफ्ट में देखने को मिलेगा। 110% श्योर एंड सर्टेन कि एक क्वेश्चन आपको मौलिक अधिकार से पूछा ही पूछा जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और जो मेरे बारे में नहीं जानते, माई सेल्फ रितुल प्रताप सिंह एंड आई हैव क्लियर दिस एग्जामिनेशन एंड आई हैव गेन्ड 98 परसेंटाइल इन यूपीट्रिपल पेट एग्जामिनेशन 2021। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है और ये अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक इसका वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है। और स्रोत की बात करें तो ये लिया कहां से गया है? इसको लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसको भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या है? अब आप कहेंगे सर मैग्ना कार्टा क्या होता है? शायद कुछ लोग पहली बार नाम सुन रहे हो। ठीक है। तो उसकी हिंदी मैंने यहाँ पे मेंशन की है, अधिकार पत्र। ठीक है। तो मैग्ना कार्टा बेसिकली है क्या? ये मैग्ना कार्टा जो है ये विश्व का प्रथम अधिकार पत्र माना जाता है। और इसको जारी कौन किया था? इसको जारी किया गया था, विश्व का प्रथम अधिकार पत्र माना जाता है और इसको जारी गया था इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 ईस्वी में। हाँ, 1215 ईस्वी में इसको जारी किया गया था और विश्व का पहला अधिकार पत्र है ये। ठीक है। और देखिए आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, ठीक है, वहां पर मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है और यहीं पे राज्य की परिभाषा बताई गई है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। अनुच्छेद 13 में राज्य को परिभाषित किया गया है कि राज्य क्या है। बेसिकली राज्य जो है वो भारत सरकार, संसद, राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन जितने भी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी है वो आता है भारत सरकार राज्य के अंदर। ठीक है। तो उसको राज्य बोला गया है सामूहिक रूप से। ठीक है। अच्छा, आपको एक काम करना है कि इसकी नोट्स नहीं बनानी है ना? नोट्स नहीं बनानी है। ये नोट्स मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। हमारा टेलीग्राम का चैनल ये है, ठीक है, स्टडी विद रैंकर, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, कान में ईयरफोन लगा लीजिए। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, लाइव नहीं है तो 1.5 या फिर 2.0 पे, जितने पे भी आप कंफर्टेबल हो उसको लगा करके बस सुनिए ध्यान से। ठीक है। तो आपको नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। और अगर मूलतः देखा जाए तो संविधान में टोटल 7 मूल अधिकार थे, परंतु क्या किया गया, 44वें संविधान संशोधन में 1978 में एक संविधान संशोधन होता है जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा करके कहां रख दिया जाता है, इसको रख दिया जाता है कानूनी अधिकार में और आर्टिकल 300 में। ठीक है। आ नहीं होगा, ये आर्टिकल 300 बोलो या आर्टिकल 300 का बोलो। ठीक है। ए नहीं होता, आ नहीं होता है। तो इसको क्या किया गया, भाग 12 में आर्टिकल 300 के तहत इसको कानूनी अधिकार या फिर इंग्लिश में इसको बोला जाता है लीगल राइट। ठीक है। इसको कानूनी अधिकार या फिर लीगल राइट बना दिया गया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए ये आपके 7 मूल अधिकार हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये तो अब रहा नहीं है ना, रेस्ट इन पीस हो गया, मूल अधिकार नहीं है, अभी आपका लीगल राइट बन चुका है। ठीक है। चलिए अब एक एक करके हम सबके बारे में, सारे राइट्स के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस राइट में हमको क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं, कौन कौन से हमारे जो उसमें प्रोविजंस किए गए हैं हमारे लिए, है ना, इंडिया के सिटीजन्स के लिए। ठीक है। अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समता। ठीक है। समता का मतलब समानता होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऊपर मैंने यहां पे लिखा है ना, समता या समानता का अधिकार। तो समता जहां जहां पे होगा उसका मतलब है समानता। ठीक है। इसका मतलब यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उन पर एक समान लागू करेगा। ऐसा नहीं होगा कि मुकेश अंबानी को अलग तरीके से ट्रीट किया जाए और जो स्लम एरिया में रहने वाला गरीब है उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाए, जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाए और एक आम आदमी को अलग तरीके से ट्रीट किया जाए। नहीं, भारत के संविधान में यह मेंशन किया गया है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और इसी को कहते हैं आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता। ठीक है। लेकिन इसमें एक आपको एक्सेप्शन मिलेगा आर्टिकल 361 के अंतर्गत। आर्टिकल 361 क्या कहता है? आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी कार्य या लिए गए किसी भी निर्णय के लिए देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होते हैं। वो ऐसा नहीं है
कि अब मान लीजिए कोई राज्यपाल है, वो कोई काम करके चला गया, उसका कार्यकाल था, और उसके बाद में कोई आया और फिर क्या किया, बाद में किसी ने क्या किया, केस कर दिया, तो न्यायालय में वो जवाबदेह होंगे? नहीं, जवाबदेह बिल्कुल नहीं होंगे। एक और है कि राष्ट्रपति, आर्टिकल 361 में ही ये बताया गया है कि जो राष्ट्रपति है उसको तब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है, राज्यपाल को भी, ठीक है, किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी उसकी नहीं की जा सकती जब तक कि वो अपने पद पर आसीन है ना। अगर उसकी गिरफ्तारी करनी है तो पहले उसको पद से हटाना पड़ेगा, उसकी प्रक्रिया है, महाभियोग लगाया जाता है, वो सारी प्रक्रिया, वो तो अब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो हम वहां समझेंगे ही, ठीक है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में बताया गया कि किसी भी प्रकार से आपको जो भेदभाव किया जाता था, है ना, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, जो जेंडर के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, और उसके बाद जो आपका काला गोरा है ना, कलर के बेसिस पे, वो किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। ओके, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ एंड कलर। ओके, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में हमको बताया गया कि समान अवसर, अवसर की समानता होगी, अवसर की समता होगी, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी। राज्य क्या है, वो किसी भी पद पर अगर नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता रखेगा। मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को या पर्टिकुलर पर्सन को किसी प्रकार की उसको वहां पे प्रिविलेज दी जाए, नहीं, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी। अगर आप डिजर्व करते हो तो चाहे आप किसी भी तबके से बिलोंग करते हो, चाहे आप लोअर कास्ट में हो, चाहे आप अपर कास्ट में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, और आप जो गवर्नमेंट जॉब है वो आपको मिलेगी, ठीक है। ये है आर्टिकल 16। लेकिन आर्टिकल 16 में बाद में क्या किया गया, कई सारे अमेंडमेंट किए गए, और अमेंडमेंट कर करके आपका जो ये आज के समय में रिजर्वेशन है वो लाया गया। तो वो सब चीजें आपकी अलग हैं, बट आर्टिकल 16 मूल रूप से यही था इसमें। बाद में इसमें अमेंडमेंट हुआ, और कि जो पिछड़े हैं, जो सोशली बैकवर्ड हैं, ठीक है, उन लोग को क्या किया जाए, आगे लागने के लिए उनको आरक्षण दे दिया जाए, थोड़ी सी छूट प्रदान की जाए, ताकि वो जो बाकी लोग, जो सबको एक लाइन में बेसिकली खड़ा करने का एक प्रावधान, एक जो कॉन्सेप्ट था कि सब एक बराबर हो, ठीक है, वही समानता लाने के लिए उनको आरक्षण दिया गया, ठीक है। अनुच्छेद 17 में बोला गया कि अस्पृश्यता नहीं होगी, यानी छुआछूत, जो छुआछूत की एक प्रथा थी उसको खत्म किया गया, है ना, छुआछूत बंद किया गया, ठीक है। अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनुच्छेद 18 में उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। इसके पहले क्या होता था कि जो, जैसे आपने सुना होगा ना, फलाने नरेश विक्रमादित्य की उपाधि लिया करते थे पहले लोग, तो नरेश की उपाधि और जो है राजा की उपाधि, इस तरह की कई उपाधियां चला करती थी। तो इसको खत्म कर दिया गया अनुच्छेद 18 के तहत, और केवल वही जो भारत के कोई भी जो नागरिक है वो उपाधि नहीं धारण करेगा। और धारण कौन सी कर सकता है, आप कहेंगे सर धारण कुछ तो करते हैं, मैं तो देखा हूं, आप कहोगे, मैं पूछूंगा क्या देखा, तो आप कहोगे भारत रत्न। तो हाँ, जैसे सेना के द्वारा दी गई उपाधि, जैसे आपका परमवीर चक्र, अशोक चक्र होते हैं ना सब, वो आप धारण कर सकते हैं। और आप क्या धारण कर सकते हैं, जो सरकार द्वारा दिए गए हैं, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मभूषण, पद्मश्री, है ना, इन सबको धारण किया जा सकता है। जैसे जो पद्मश्री विजेता होता है, पद्मश्री पुरस्कार जिसको मिलता है, वो अपने नाम के आगे पद्मश्री लगा सकता है, ठीक है। लेकिन अब वो जमाना चला गया जब अब पहले लोग राजा लगाते थे, है ना, तो अब राजा लगाने वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। जब भी आपकी किसी से थोड़ी तीखी बहस होती है ना, किसी भी मुद्दे पे बहस होती है, तो वो कहते हैं भैया ये हमारा जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसका वायलेशन है। वो किस में आता है, वो आपके इसी में तो आता है। तो इसको बेसिकली आर्टिकल 19 में आपके 7 प्रोविजन है, लेकिन जो छठा प्रोविजन था उसमें संपत्ति का अधिकार था, तो उसको हटा दिया गया, तो अब 6 बचे हैं, ठीक है। अब टोटल इसमें 6 प्रोविजन बचे हैं, एक एक करके देखें। 19A, 19B, 19C। तो 19A में है, 19A में बोलने की स्वतंत्रता है, और जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो इसी के अंतर्गत आती है ना, आर्टिकल 19A। आर्टिकल 19B में क्या है कि शांतिपूर्वक बिना किसी हथियार के आप एकत्रित हो सकते हैं, आप सभा इकट्ठा कर सकते हैं। आर्टिकल C के अंतर्गत आता है कि आप संघ बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं। यूनियन बनाने की स्वतंत्रता आपको दी गई है आर्टिकल 19C के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 19D में है कि देश के किसी भी क्षेत्र में आप आ जा सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। आर्टिकल 19E में क्या है, आर्टिकल 19E में है कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास आप कर सकते हैं, वहां पे आप बस सकते हैं, लेकिन
आज के कुछ साल पहले, है ना, जब आर्टिकल 370 का एबॉलिशन नहीं हुआ था, उसको नहीं हटाया गया था, तब आप कि जो आपकी किताबें आती थी वहां पे लिखा होता था एक्सेप्ट J&K, बिना जम्मू मतलब जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके। लेकिन अब जैसे आर्टिकल 370 को ऐसे रफ किया गया, वैसे ही ये जो एक्सेप्ट J&K था ये भी गायब हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिकल 19F, जिसमें संपत्ति का अधिकार था, तो वो तो खत्म हो गया। इसके बाद क्या आएगा, आर्टिकल 19G, और इसमें लिखा गया है कि कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता है भारत के नागरिक को। लेकिन अब वो जीविका व्यापार का मतलब ये नहीं हुआ कि आप चोरी करने लग जाइए, है ना, आप किसी को मारने पीटने लग जाइए जीविका के चक्कर में। तो कहा जाता है कि जहां से आपके अधिकार वहीं तक हैं जहां तक दूसरे की नाक नहीं चालू होती, मतलब जहां तक दूसरे को समस्या ना हो, ठीक है, वहीं पर आपके अधिकार खत्म हो जाते हैं। तो आप कोई भी ऐसा अधिकार, मैंने आपको पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कह रहे सर मुझे स्वतंत्रता है मैं कुछ भी करूंगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत कूटे जाओगे बच्चा, ठीक है, बहुत मारेगी पुलिस। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 20 में क्या है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि 3 प्रकार की स्वतंत्रता इसमें बताया गया है। एक, पहला क्या है, सुनिएगा ध्यान से, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी, बार बार उसको सजा नहीं दी जाएगी। दूसरा क्या है कि अपराध के समय, जब किसी ने अपराध किया तो उसके समय जो कानून था उसी के हिसाब से उसको दिया जाएगा, उसको दंड दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको उसके अपराध के लिए, अभी के अपराध के लिए बाद के जो रूल्स आए उसके हिसाब से, या पहले के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से उसको दंड दिया जाए। ठीक है, इसके बाद आता है अनुच्छेद 21, और अनुच्छेद 21 में है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब क्या हुआ इसका, कि कोई भी आपका कोई आपका एक्यूज्ड पर्सन है, किसी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो वो अपने खिलाफ न्यायालय में गवाही देना है कि नहीं देना है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसको पुलिस या फिर कोई और बाध्य नहीं कर सकता। ठीक है, इसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसमें जो मानव के खिलाफ शोषण किया जाता था उसके खिलाफ जो अधिकार दिए गए वो सम्मिलित हैं। ठीक है, आप इसमें से अनुच्छेद 19 भी इंपॉर्टेंट है भैया, अनुच्छेद 20 भी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 21 भी इंपॉर्टेंट है। एक चीज ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 20 और 21 ये 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी एक्टिव रहते हैं। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी भी लगी होगी तब भी आपके ये जो आर्टिकल हैं ये वैलिड होंगे, और बाकी सारे आर्टिकल क्या होते हैं, बाकी के सारे आर्टिकल को कर दिया जाता है निरस्त। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 वैलिड होता है। पहले ये वैलिड नहीं था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन जो होता है, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन कब होता है, 1978 में। 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको वैलिड कर दिया गया था। ठीक है, जो इमरजेंसी के बाद इसमें संशोधन किया गया था उसमें। ठीक है, तो अनुच्छेद 23 पे आते हैं। अब अनुच्छेद 23 में क्या है कि जो मानव का दुर्व्यापार है, जो उसका अनुच्छेद 22 में आपको ये बताया गया कि जो उसको अनुच्छेद 22 हो गया, 21 के बाद 22 नहीं है क्या, मैंने सीधा 23 लिख दिया। ठीक है, अनुच्छेद 22 नहीं है, 23 लिख दिया, सॉरी। चलिए 22 को सुन लीजिए, ऐसे 22 को सुन लीजिएगा, मैं इसको लिखवा दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। किसी व्यक्ति को अगर मनमाने तरीके से हिरासत में लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। आपने मूवीज में पढ़ा होगा, मूवीज में देखा होगा, मैं एक बार इसको रब कर देता हूं और यहीं पे लिखता हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए इरेज करने दीजिए मुझे। आपने मूवीज में देखा होगा कि कहते हैं कि कोई पुलिस जब गिरफ्तार करने आती है तो क्या कहता है, वारंट कहाँ है भैया, या फिर ये पूछता है किस कारण से गिरफ्तारी हो रही है मेरी। तो किसी भी पर्सन को जिसको पुलिस गिरफ्तार करने आई है, उसको उसके पास ये राइट है कि वो पूछ सके, हिरासत में लेने का कारण बताना, मतलब क्या है, उसको हिरासत में किस लिए लिया जा रहा है। आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 में क्या है, आर्टिकल 22 में ये है कि गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। ठीक है,
तो इसमें क्या किया जाता है, हिरासत में लेने का कारण आप पूछ सकते हैं। 24 घंटे के अंदर जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको न्यायालय में दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाना चाहिए और उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार भी इसी में दिया गया है। हालांकि कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि आप बिना बताए भी किसी की गिरफ्तारी की जा सकती है अगर उसके ऊपर किसी प्रकार का शक है, ठीक है। वो आपके ज़्यादा इतना डेप्थ में आपको यूपीएससी लेवल का नहीं पढ़ना है, बट इतना सुनते रहिए बस। बाकी जो है जितना इंपॉर्टेंट है वो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 में है और इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, है ना, जो पहले क्या होता था व्यक्तियों की खरीद, दास प्रथा जब चलती थी, दास खरीदे जाते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक याद करिए। तो अनुच्छेद 23 में क्या बोला गया कि किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री और जो बेगारी करवाई जाती थी, इस प्रकार का अन्य जो जबरदस्ती लिया हुआ श्रम था उसको निषेध किया गया, उसको गलत ठहराया गया और इसका उल्लंघन करने पर विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है और जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। वो अलग बात है, ठीक है, कि जरूरत पड़ने पर आपको राष्ट्रीय सेवा करना पड़ सकता है, लेकिन आप किसी को जो है खरीद बिक्री नहीं कर सकते, किसी प्रकार की जो है बेगारी नहीं करवा सकते हैं और जो बाल श्रम है उसको भी बंद करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालिकों, जो बालक होते हैं उनका नियोजन का प्रतिषेध, उनको आप रोजगार नहीं दे सकते। आप कहेंगे सर बालक कौन से बालक, कितने साल से कितने साल तक, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि 14 वर्ष से कम, ऐसे बालक जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है उनको आप काम पे नहीं रख सकते हैं और ऐसा करने पर 2 वर्ष की कैद और 50,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। आपको 2 वर्ष की कैद और 50,000 रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 24 में आपको ये बात समझाई गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ऐसे। लेकिन हाँ, एक चीज़ और इसमें समझ लीजिए, एक चीज़ और समझिएगा इसमें कि इसमें जो आपकी बात की गई है वो केवल और केवल जो इंडस्ट्रियल जो रोजगार है उसकी बात की गई है, पारिवारिक व्यवसाय की बात नहीं की गई है। कल को बोलिएगा मत पापा से कि पापा जाएं, पापा बोले कि चलिए चलो थोड़ा घर के उसमें खेत में काम है, तो आप बोल दो अरे नहीं मेरा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, बेटा कूट दिए जाओगे, बहुत मार खाओगे, ठीक है, बहुत कूटेंगे पापा, ठीक है। तो पापा से नहीं, पापा से मत बोलना कि हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, ओके। वो केवल और केवल किसके लिए वैलिड है, जहाँ पे आपका इंडस्ट्रियल एरिया होता है, इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे, और किसी भी प्रकार का अन्य काम जो पारिवारिक व्यवसाय से अलग हो, ठीक है। इसके बाद आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसमें क्या क्या है, अनुच्छेद 25 आपको ये कहता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आपको किसी भी धर्म को मानने और उसके आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, आप बेशक आप कर सकते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को धर्मांतरण करने के लिए आप उसको प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं, आप उसको मजबूर नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 26 आता है इसमें क्या है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कि व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व, प्रशासन का अधिकार है। वो बेशक अपना, अगर जैसे मैं क्या करूं, मैं हिंदू हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं जैसे मदरसा वो लोग खोलते हैं तो मैं क्या, कौन, मुस्लिम्स, तो मैं क्या करूं, एक गुरुकुल खोल दूं, ठीक है। तो मैं वो कर सकता हूं, मैं बिल्कुल कर सकता हूं, मैं गुरुकुल ओपन कर सकता हूं और एक एनजीओ टाइप चला करके उसका खुद का प्रशासन देख सकता हूं, ठीक है, उसके स्वामित्व मेरे अंडर में रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें अनुच्छेद 26 में बताई गई है। अनुच्छेद 27 में क्या बताया गया है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हो। इसीलिए देखिए, आप देखते होंगे कई सारे आपको एक्टर, एक्ट्रेस या फिर पॉलिटिकल लीडर्स मिलेंगे जो क्या करते हैं, वो डोनेशन देते हैं। कहाँ पे डोनेशन देते हैं, वो डोनेशन देते हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, एनजीओज में। किस लिए देते हैं वो, ताकि उनको टैक्स से छूट मिल जाए। तो उनको गवर्नमेंट टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं करती है, उनको टैक्स से छूट मिल जाती है। अनुच्छेद 28 क्या कहता है, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो राज्य
जो शिक्षण संस्थाओं का संचालन करवा रहा है उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। और ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में या फिर किसी जो सत्संग टाइप का है ना, उसको क्या बोलते हैं, धर्म का उपदेश चल रहा हो वहां पे बैठ करके सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद 28 जो है वो इस प्रकार से चार प्रकार की संस्थाएं हैं। आप कहेंगे कि सर आप कैसी बात कर रहे हैं, हम तो देखे हैं कि जो क्रिश्चियन स्कूल्स होते हैं वहां पे सिखाया जाता है, हम तो देखे हैं मदरसों में तो करवाया जाता है। देखिए ऐसा है कि चार प्रकार की शैक्षणिक संस्थाएं बताई गई हैं। ध्यान से सुनिएगा एक एक करके, मैं लिखूंगा नहीं, बस ध्यान से सुनिएगा, बस समझाने के लिए बोल रहा हूं। आपके सिलेबस में नहीं है ना, आपसे पूछा जाएगा, बस समझना है तो थोड़ा समझ लीजिए, नहीं समझना है 10 सेकंड 20 सेकंड वीडियो स्किप कर लीजिए। देखिए चार प्रकार की शिक्षण संस्थाओं की बात की गई है। पहला ऐसा संस्थान जिसका रख रखाव पूरी तरह से राज्य सरकार करती हो, ठीक है, वो हो गया। दूसरा ऐसे संस्थान जिनका प्रशासन राज्य तो करता हो, ठीक है, लेकिन उसकी जो स्थापना हो वो किसी ट्रस्ट ने किया हो, ठीक है। तीसरा राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान। और चौथा ऐसे संस्थान जो राज्य से फाइनेंशियल हेल्प उनको मिलती हो, ठीक है। तो अब देखिएगा जो पहला प्रकार था जिसमें पूरी तरह रखरखाव राज्य करता था, उसमें धार्मिक निर्देश पूरी तरह प्रतिबंधित होता है, वहां पे किसी भी प्रकार की धार्मिक एक्टिविटी नहीं की जा सकती है। दूसरे प्रकार के में धार्मिक शिक्षा की अनुमति है, ऐसे जिसकी स्थापना न्यास करता है, कोई ट्रस्ट करता है, उसमें धार्मिक शिक्षा आप दे सकते हैं। इसीलिए जो आपके क्रिश्चियन के स्कूल होते हैं, जो आपके मदरसे होते हैं, जो आपके हिंदुइज्म के स्कूल होते हैं, वहां पे देखिए हमारे यहाँ तो या कुंदन तो तुषार हार दबला ये होता था। आपके यहाँ क्या होता था? अगर आप क्रिश्चियन या फिर जो मुस्लिम स्कूल से पढ़े हैं तो आप कमेंट करके बताइए। हमारे यहाँ तो ऐसे होता था, ठीक है। तो वहां पे करवाया जाता है क्योंकि वो आपके संविधान में मेंशन है कि वहां पे करवाया जा सकता है, लेकिन बाकी जगहों पे नहीं करवाया जा सकता। ऐसे जगहों पे जहां पे पूरा का पूरा हर तरीके से रखरखाव राज्य कर रहा हो, ठीक है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 29, और अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ठीक है। उनके हितों के, अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं उनके हितों के संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 30 में क्या है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने के लिए किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। ये नहीं करेगी चलो भैया ये दूसरा ग्रुप है तो इसको ज्यादा पैसा दे दें या फिर किसी को कम दें या फिर किसी को ना दें, ऐसे इस तरह की किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन इसमें एक चीज और है कि जो अल्पसंख्यक की बात है ना, अल्पसंख्यक, इनको संविधान के अंदर परिभाषित नहीं किया गया है। इनकी परिभाषा आपको संविधान में नहीं मिलेगी, इनकी परिभाषा संविधान के अंदर नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अल्पसंख्यक कई प्रकार के होते हैं, धर्म के आधार पे होते हैं, भाषा के आधार पे होते हैं, कल्चर के आधार पर होते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के अल्पसंख्यकों की बात संविधान के अंदर नहीं की गई है। सिर्फ अल्पसंख्यक वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ड का जिक्र है, अल्पसंख्यक वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है। इसके बाद आता है संपत्ति का अधिकार, क्योंकि अनुच्छेद 31 में था तो मुझे बताना था, इसको कर दिया गया खत्म। कब खत्म किया गया भैया? 1978 में। कैसे खत्म किया गया? एक संशोधन किया गया था, 44वां संविधान संशोधन, और उसी के थ्रू इसको कर दिया गया खत्म, ठीक है। अब आता है लास्ट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये आता है किसमें? आर्टिकल 32 में। और आर्टिकल 32 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इसको हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और ये बेसिकली क्या है कि नागरिकों को छूट प्रदान करता है ताकि वो अपने जो मूल अधिकार हैं उसके संरक्षण के लिए, है ना, अगर मान लीजिए किसी के मूल अधिकार छीने जा रहे हैं तो वो सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है और अपने अधिकारों को लागू करने की मांग कर सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? इन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायिक अभिलेख या फिर इसी को रिट बोलते हैं, रिट जारी करता है। देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात है कि अनुच्छेद 226 क्या करता है? जितने भी हाई कोर्ट हैं उनको रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। 1950 के पहले ये रिट है ना, रिट जो आपके उच्च न्यायालय हैं उनको जारी करने का अधिकार नहीं था, उनके पास अधिकार नहीं था। उच्च न्यायालय रिट जारी नहीं करते थे। केवल 3 उच्च न्यायालय थे जिनका नाम आपको मैं बताता हूं। 3 उच्च न्यायालय, एक तो आपका आएगा कलकत्ता, है ना, एक आएगा आपका कलकत्ता, दूसरा आएगा बंबई और तीसरा आएगा मद्रास। इन 3 उच्च न्यायालय को ही रिट जारी करने का अधिकार था, बाकी न्यायालयों को रिट जारी करने का कोई भी अधिकार नहीं था। अब आते हैं न्यायिक अभिलेख या रिट के बारे में। क्या होते हैं न्यायिक अभिलेख वो समझते हैं।
सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण, और बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस बेसिकली एक लैटिन शब्द है और जिसका अर्थ होता है शरीर उपस्थित करना या शरीर को लेकर आना। और इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हम आदेश देते हैं। बंदी प्रत्यक्ष नहीं, वो तो मैंडमस में हो जाएगा, हम आदेश देते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण में होगा कि बंदी प्रत्यक्ष, हाँ, कि किसी को प्रस्तुत किया जाए। अब किसको प्रस्तुत किया जाए, ठीक है, उसको प्रस्तुत किया जाए जो बंदी है। बंदी से बंदी और प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब प्रस्तुत करना, प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। इसका जो शाब्दिक मतलब होता है वो ये होता है, ठीक है। और ये कब जारी किया जाता है, जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से किसी की गिरफ्तारी होती है, तब ऐसे व्यक्ति की स्वतंत्रता इसी रिट के माध्यम से सुरक्षित की जाती है। और यह रिट किसी भी व्यक्ति को संबोधित हो सकती है, चाहे वो अधिकारी हो या प्राइवेट व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा में कोई अन्य व्यक्ति है, ठीक है, उसको उसके खिलाफ जारी की जा सकती है। और इस रिट की जो अगर आप अवज्ञा करते हैं, कंटेम्प्ट करते हैं, तो न्यायालय के अवमानना का दंड, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपके ऊपर लगता है। और न्यायालय इस रिट के द्वारा गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति के गिरफ्तार किए जाने का कारण पूछता है और गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। बाकी जो चीजें आपको लिखी गई हैं ये पढ़ लीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है परमादेश। परमादेश का मतलब होता है इंग्लिश में मैंडामस। मैंडामस का अर्थ होता है समादेश या आदेश। और इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो शाब्दिक अर्थ इसका होता है हम आदेश देते हैं, ठीक है। कोर्ट ये आदेश देता है तो उसका मतलब होता है, मैंडामस अगर जारी करता है मैंडामस रिट, तो उसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं। और यह एक उच्च आदेश है जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति, निगम या छोटा न्यायालय, कनिष्ठ मतलब छोटा, मतलब नीचे के जो सिविल कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, सरकार या किसी लोक प्राधिकारी को रिट में विनिर्दिष्ट किसी कार्य को कराने हेतु निर्देश दिया जाता है, ठीक है, ताकि मूल अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सके। अब देखिए, जो सामान्यतः न्यायालय क्या है, वो परमादेश देते हैं तो मामला अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। परंतु जो उच्चतम न्यायालय है ये कभी कभी निरंतर परमादेश भी देता है। और न्यायालय इसका उपयोग कब करता है, जहां उसको यह लगता है कि किसी विषय को लगातार निगरानी में रखना आवश्यक है और एक आदेश से न्याय नहीं हो सकेगा, तो वहां पे वो निरंतर परमादेश का आदेश देता है, ठीक है। क्लियर। चलिए चलते हैं प्रतिषेध के ऊपर। क्या होता है प्रतिषेध? देखिए, प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, और प्रोहिबिशन का मतलब हिंदी में अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसका मतलब होता है रोकना, किसी चीज को रोकना। प्रोहिबिटेड सुना होगा आपने वर्ड, इसका मतलब होता है रोकना। और ये रिट तब जारी की जाती है जब कोई न्यायालय अपनी अधिकारिता से बाहर कार्य करे, है ना, मतलब आपका उसका अधिकार क्षेत्र कुछ कम हो और उससे बाहर काम करने चला जाए, या फिर अधिकारिता ना होते हुए भी उस पर अधिकार ले ले। और या फिर तीसरा कारण क्या हो सकता है कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं न्याय के, है ना, उसको उसकी अवहेलना कर रहा हो, तब उस केस में प्रोहिबिशन जारी किया जाता है। इसके बाद है सर्टियोररी, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण कब जारी किया जाता है? देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है उसका मतलब होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। सर्टियोररी का मतलब होता है प्रमाणित होना या सूचना देना, ध्यान रखिएगा इसको, प्रमाणित होना या सूचना देना, ओके, ठीक है। तो दोनों ही समान, देखिए इसमें प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों समान कारणों पर जारी की जाती हैं, परंतु दोनों में एक अंतर यह है कि प्रतिषेध की रिट तब जारी होगी जब निर्णय ना दिया गया हो, और उत्प्रेषण की रिट तब जारी होती है जब निर्णय दे दिया गया हो, जो उच्च या उच्चतम न्यायालय के अधिकार का उल्लंघन कर रहा हो, ठीक है। तो उत्प्रेषण ऐसे प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है जिसका जो अधिकारिता के भीतर कार्य कर रहा है, लेकिन उसके जो नैसर्गिक न्याय हैं, उसके सिद्धांतों के विरुद्ध वो कार्य कर रहा है, तो उस केस में भी इसको जारी किया जा सकता है। और प्रतिषेध और उत्प्रेषण ये दोनों न्यायालय द्वारा सिर्फ न्यायालय के विरुद्ध ही जारी की जाती है, और इसका आम नागरिक के ऊपर मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पे जारी की जाएगी, ठीक है। अधिकार परीक्षा, को वारंटो, इसका क्या मतलब होता है? लोकपद अथवा उससे जुड़े व्यक्तियों के अधिकारों व शक्तियों की परीक्षण को वारंटो रिट के माध्यम से होता है। उनका जो परीक्षण किससे होता है? को वारंटो, यहाँ पे को 2 बार है, ठीक है। को वारंटो रिट के माध्यम से होता है, और इस रिट द्वारा न्यायालय किसी लोक अधिकारी से यह पूछ सकता है कि वह किस अधिकार से उक्त कार्य को कर रहा है, तथा अनुचित होने पर उक्त कार्य को करने से रोका जा सकता है। मान लीजिए आपके यहाँ का डीएम है, ठीक है, तो
कोई ऐसा काम कर रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो आप क्या करोगे, आप चले जाओगे सुप्रीम कोर्ट। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो वहां पे जो न्यायालय है वो रिट जारी करेगा को वारंटो, और उस अधिकारी से पूछेगा कि आप ये कार्य किस अधिकार के अंतर्गत कर रहे हैं, और अगर वो कार्य अनुचित लगा, अगर उसको लगा कि ये नहीं अनुचित है, ये इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर का कार्य है, तो उस कार्य को करने से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट साफ साफ मना भी कर सकता है। ठीक है, ओके। तो ये रहा हमारा फंडामेंटल राइट। आई होप आपको सेशन काफी अच्छा लगा होगा। आपके जो डाउट्स आपके मन में रहते हैं किसके, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और काफ़ी थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल का मतलब है कि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, तो इस वजह से टफ हो जाता है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आपको नोट्स मिल जाएंगी। नोट्स कहाँ मिलेंगी, नोट्स आपको यहाँ मिलेंगी। यहाँ पर जा करके आप ये डाउनलोड कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, बंद करते हैं यहीं पे सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल।